प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लोग करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल से छठवीं क्लास हमारी होगी। जैसा कि आप 5 क्लास कर चुके हैं, यदि आप पांचों क्लासों को नहीं देख पाए हैं तो आप बिल्कुल 1 नंबर से क्लास देखने की कोशिश करें। और एक काम करिएगा, जो भी आप देखिए उसको नोट डाउन कहीं ना कहीं करते जाइए, क्योंकि जितने भी सवाल मैं कर रहा हूं वो सब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। और ये खास तौर से यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी को लेकर के सवाल बनाए जा रहे हैं। तो भाई ये जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ना, सब कहीं ना कहीं एग्जाम में है। और एक काम आप करिएगा, जो भी आप आंसर दीजिए उसमें आपका 20 क्वेश्चन दे रहा हूं, उस 20 क्वेश्चन में आपका रिजल्ट क्या होता है उसको जरूर शेयर करिए, है ना। अब देखेंगे ध्यान से, आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने है। और आपके सामने पहला सवाल क्या है भैया? बोलेंगे सर आज के सामने ये देखो, पहला सवाल हमारा है पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम था, या पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज के पिता कौन है। तो देखेंगे, पहली बात आप जानते हैं पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो इसके रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई हैं। इस रचना के रचनाकार कौन है? तो बोलेंगे भैया इस रचना के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं, है ना, चंद्रवरदाई हैं। और इन्हीं चंद्रवरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इनको क्या माना गया है? तो बोलोगे हिंदी साहित्य का महाकवि माना गया है। हिंदी साहित्य का महाकवि माना गया है। हिंदी साहित्य का महाकवि माना गया है। किसके द्वारा माना गया है? तो बोलोगे भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा माना गया है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और याद रखना, इनको तो महाकवि माना गया, जबकि इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, इसको क्या माने इन्होंने? इन्होंने इसको माना महाकाव्य। इसको क्या माना? महाकाव्य। लेकिन इस सवाल का जवाब क्या होगा? बोलेंगे इसमें पूछा गया पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है? बोलेंगे भैया पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या है? सोमेश्वर है। पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम हो जाएगा? सोमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा हमारे सामने होगा, प्रकृताभास हिंदी से क्या से आशय है? तो याद रखना, जो प्रकृताभास हिंदी है वो किस में है? तो भैया अपभ्रंश में है। प्रकृताभास हिंदी किस में है? तो बोलोगे प्रकृताभास हिंदी जो है उसका आशय अपभ्रंश से है। क्लियर है ना? बिल्कुल याद रखेंगे। जैसा कि आपको पता, सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी, है ना। पहले कौन सी थी? संस्कृत थी। संस्कृत बाद कौन सी आई है? पाली आई है, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा शिक्षा दी गई थी। पाली के बाद कौन सी भाषा हो जाती भैया? प्राकृत हो जाती है। प्राकृत हो जाती है। प्राकृत के बाद कौन सी भाषा है? तो अपभ्रंश हो जाएगी। कौन सी भाषा? अपभ्रंश है। और अपभ्रंश के बाद किसकी उत्पत्ति होती है? बोलते हैं हिंदी की। जबकि एक और बात याद रखनी है, अपभ्रंश के बाद एक और मानते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश के बीच की जो कड़ी मानी जाती है वो कौन सी है? अवहट्ठ है। ये भी याद रखना, एक क्रम हो जाता है ये। ठीक है, ये क्रम हो जाता। तो पूछा प्रकृताभास हिंदी का किससे आशय? बोलोगे सर प्रकृताभास हिंदी का जो आशय है वो अपभ्रंश से है। वो किससे है? अपभ्रंश से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरा बादल की कथा। ये बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो बोलेंगे भैया गोरा बादल की कथा किसकी है? क्या जल्हड़ की है, जटमल की है, नरपति नाल की है, कि दलपति विजय की? ना भैया दलपत विजय की नहीं, नरपति नाल बीसल देव रासो, है ना, कुमार रासो, दलपत विजय। जटमल की कौन सी है? जटमल की कौन सी है? जल्हड़ ने पूरा की थी। किसने? जो जल्हड़ ने क्या पूरा की थी? पृथ्वीराज रासो जब पूरा नहीं हो पाया तो पृथ्वीराज रासो को जो चंद्रवरदाई कर रहे थे, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो को पूरा कर नहीं पाए थे। तो ऐसी स्थिति में जब उनके ना पूरा करने की वजह से, तो उसको किसने पूरा किया? बोलोगे जल्हड़ ने पूरा की। और याद रखना, गोरा बादल की कथा किसकी है? तो भैया गोरा बादल की कथा किसकी है? जटमल की है। गोरा बादल की कथा किसकी हो जाएगी? तो बोलेंगे भैया गोरा बादल की कथा जटमल की हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल दलपत विजय और नरपत नाल को मैं करवा चुका हूं पीछे। ये देखेंगे नाथों की संख्या कितनी है, इसको एक एक नाथ के बारे में लिखे हैं। और वो नाथों की संख्या कितनी? 9 नाथ। और नाथ संप्रदाय के किसे मानते हैं? तो भैया किसको मानते बताएंगे? गोरखनाथ को मानते हैं, है ना, गोरखनाथ को मानते हैं। ठीक है, इसमें नाथों की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलोगे नाथों की संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 सिद्ध है। अगर आपसे पूछे सिद्धों की संख्या, तो सिद्धों की संख्या जो होती है वो 84 है ना। और सभी सिद्धों के पीछे क्या आया? पावर लगा हुआ। सिद्धों की संख्या क्या है? सिद्धों की संख्या बोलेंगे 84 सिद्ध है ना। सिद्धों की संख्या कितनी? 84 है। ठीक है, सवाल नंबर 5वां देखते हैं, सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन से हैं? या सबसे पुराने कौन है? बताइएगा इस सवाल का जवाब कि सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध कौन से हैं। क्या भैया? नारोपा है ना, लुईपा है, गोरसपा है,
सरप्पा है। तो आपको बिल्कुल याद होगा सरप्पा कौन है, सबसे पुराने हैं। सरप्पा कौन है, सबसे पुराने, राहुल सांकृत्यायन ने माना इस बात को। और इन्हीं को देखो दोहा कोश इनकी रचना है। इनकी रचना का क्या नाम है, इनकी रचना का नाम दोहा कोश है ना। राहुल भद्र भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। सरहपाद या सरहप्पा या सरहपाद की या सरोज वज्र इनका उपनाम दिया गया था ना, सरोज वज्र, सरोज वज्र, या इन्हीं को बोलते हैं सरहपाद, है ना, या इन्हें बोलते हैं सरहपाद या सरहप्पा। आप देख ही रहे हैं, राहुल भद्र भी बोलते हैं हमारे सौंस इन्हीं को, है ना, ये भी इन्हीं को बोल देते हैं भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 देखेंगे, खुमान रासो के रचयिता कौन से हैं। बिल्कुल जवाब इसका आप देंगे, खुमान रासो, तो बोलेंगे खुमान रासो दलपति विजय, नरपति नाल बीसल देव रासो, है ना, जगनिक परमाल रासो और चंद्रप्रदायी पृथ्वीराज रासो, ठीक है। यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा भैया, खुमान रासो दलपति विजय का है। खुमान रासो किसका है, दलपति विजय का है। देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है। तो भैया कीर्ति पताका और कीर्तिलता अवहट अपभ्रंश में, अवहट्ट में है, तो बोलोगे अवहट्ट में है, ये अवहट्ट भाषा में है। पदावली किस में भैया, पदावली मैथिली भाषा में, जिसकी वजह से इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया है, तो मैथिली भाषा में है, जिसकी वजह से इन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। और बोलेंगे भैया इसमें जो है विद्यापति यही रचना से फेमस भी हुए हैं, है ना। और जय मयंक जस चंद्रिका किसका, तो बोलोगे मधुकर कवि का है, किसका है, मधुकर कवि का है। तो ये रचना इनकी नहीं हो जाएगी, और ये रचना ना होने की वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सवाल नंबर अगला देखते हैं, सवाल नंबर 8 हमारे सामने है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है। अभी हमने बताया कि जो हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, वो किसको मानते हैं, सॉरी भैया चंद्रवरदायी को मानते हैं। किसको मानते हैं, चंद्रवरदायी को, इनको पहला महाकवि मानते हैं। और क्या है इनकी रचना, इनकी रचना का क्या नाम भैया, पृथ्वीराज रासो, रचना का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो। इसको क्या माने हैं, तो इसको माने हैं पहला महाकाव्य, हिंदी का पहला महाकवि कौन से हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो बोलोगे भैया पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदायी हैं, और महाकाव्य कौन सा है, तो बोलोगे पृथ्वीराज रासो है, ठीक है ना। ये भी सवाल बेहतर सवाल था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 9, ये एकदम बेहतर सवाल है, बीसल देव रासो के रचनाकार हैं। अभी आपको बताया गया बीसल देव रासो के रचनाकार भैया कौन है, नरपति नाल है, 20 नर है ना, 20 नर तो नरपति नाल हो जाएगा क्लियर, 20 नर ऐसे याद रखना, 20 नर तो 20 नरपति नाल, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे, तो बोलोगे बिल्कुल भैया ये क्या, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा याद रखेंगे, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा कौन भैया, शिव सिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह, शिव सिंह और कौन आते हैं, और कीर्ति सिंह, शिव सिंह और कीर्ति सिंह ये इनके। लेकिन अब देखेंगे ध्यान से, यहां पे ऑप्शन में दोनों दिख रहा है, शिव सिंह भी दिख रहे हैं, कीर्ति सिंह भी दिख रहे हैं, जबकि जो बोर्ड यूपी पीजीटी में आया था सवाल, ये यूपी टीजीटी 2016 का सवाल है। और इस सवाल का जो आंसर माना गया वो क्या माना गया, शिव सिंह माना गया है, ठीक है ना। इसमें क्या माना गया आयोग के द्वारा, तो शिव सिंह माना गया, तो यहाँ पे शिव सिंह मान के चलेंगे हम। यहाँ देखेंगे पृथ्वीराज रासो के कवि कौन से, बिल्कुल आसान सा सवाल भैया, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन, चंद्रवरदायी हैं, बिल्कुल आपको पता है ना, चंद्रवरदायी हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त थे। अब देखो बहुत बढ़िया सवाल है कि पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त थे। पद्मिनी कौन है, ये देखो पद्मिनी कौन है भैया, इसको पहले एक बार आप बताएंगे पद्मिनी कौन है। जो पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना पद्मावत है ना, पद्मावत, उस पद्मावत के जो पद्मिनी है ये क्या है, नायिका है। पद्मिनी कौन है, नायिका है, याद रखना। लेकिन पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे, संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे, याद रखेंगे, संयोगिता के प्रति क्या थे, अनुरक्त थे, ठीक है। यही देखो भीमदूती, गुजरात के भीमदूती और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है ना, वही टाइम मोहम्मद गौरी का भी युद्ध होता है। ये चीज कहानी वहां पे इतिहास में मिलती है, संयोगिता क्या है, संयोगिता के प्रति वो क्या थे, अनुरक्त थे, है ना। तो ठीक है, सवाल नंबर 13 देखते हैं, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। हठ योग में देखो दो वर्डों से मिले, एक हा से एक ठ से। हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्रमा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हा का अर्थ है सूर्य और जबकि ठा का अर्थ क्या है, चंद्र है, और दोनों के योग को हम क्या बोलते हैं, हठ योग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखेंगे सवाल नंबर 14, देखिए निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है।
ऐसे कौन से इसमें रचनाकार हैं जो सिद्ध साहित्य से नहीं है? भैया सिद्धों में सरप्पा आते हैं, कुकरीपा भी आते हैं, सबरपा भी आते हैं, लेकिन गोपीचंद नहीं आते। गोपीचंद नहीं आते, तो जो नहीं आएंगे वही पूछा कौन नहीं आते, तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा ना। देखेंगे अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। राउरवेल किस तरह की रचना है? बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है। राउरवेल गद्य पद्य मिश्रित चंपू शैली है, याद रखेंगे। क्या शुद्ध काव्य है, नाटक है, प्रेमाख्यान, प्रबंध काव्य है? तो यहाँ पे आप बताएंगे, बिल्कुल आंसर आपका आना चाहिए। बोलेंगे राउरवेल क्या है? तो गद्य पद्य मिश्रित शैली है, याद रखेंगे। ये कैसी शैली है? गद्य पद्य मिश्र शैली है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जो राउरवेल है इसके रचनाकार कौन है? तो आप बताएंगे जो राउरवेल है इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। कौन से हैं इसके रचनाकार, या इसके रचनाकार कौन से हैं? तो बोलोगे इसके रचनाकार रोड़ा कवि हैं। रोड़ा, रोड़ा कवि, इनका नाम है रोड़ा कवि है। तो याद रखें इनका नाम क्या है? रोड़ा कवि है। और ये कैसी रचना राउरवेल? तो सर ये शिलांकित रचना है। ये कैसी रचना है? शिलांकित रचना है। शिलांकित रचना है, ये भी याद रखेंगे। ये कैसी रचना मेरे भाई? तो बोलोगे भैया ये शिलांकित रचना है। ठीक है ना, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में, सॉरी निम्नलिखित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदि काल से संबंधित नहीं है? बिल्कुल आसान सा सवाल है। आप बताएंगे, इसमें से खोजेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जो आदि काल से संबंधित नहीं है। क्या अमीर खुसरो हैं? भैया अमीर खुसरो बिल्कुल ये आदिकाल से संबंधित है। विद्यापति, ये भी विद्यापति भी हैं आदिकाल से। हेमचंद भैया ये भी हैं आदिकाल से संबंधित। जबकि गदाधर भट्ट ये आदिकाल से संबंधित नहीं है। तो ठीक है, बेहतर सवाल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्यापद और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। तो आप बिल्कुल आप जानते हैं राहुल सांकृत्यायन पहला कवि किसको माना है? तो बोलोगे सर सरहप्पा को माना है। और सरहप्पा की ही रचना कौन सी है? सर दोहा कोश है। और सरहप्पा की ही कौन सी है? बोलेंगे चर्या गीत भी है। तो याद रखेंगे सरहप्पा ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर। ऑप्शन नंबर ए है ना राइट आंसर है। ठीक है, सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? अब कल अगर आप नहीं जाने हैं तो इसका पूरा का पूरा कल डिटेल वीडियो हमने देखी थी कि हेमचंद शब्दानुशासन जो है वो व्याकरण ग्रंथ है। और किसका है बताओ भैया, किसका है? तो हेमचंद का ही है। तो बोलोगे ये क्या है? एक व्याकरण संबंधित ग्रंथ है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो सर रचनाकार वही बीच में छिपे हुए हैं भैया। बीच में कौन? वही नाम याद रखना, हेमचंद है। कौन है? हेमचंद है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं भैया। सवाल नंबर 19 है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा? तो बोलेंगे भैया सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले सरहप्पा ही है। मुझे तो पहले ये क्लियर है, सरहप्पा है। क्या दूसरे नंबर पे पुष्पदंत आते हैं? चलो पुष्पदंत आ गए। फिर क्या भैया? अदह, देखो अदहमार, क्या लुइपा, ये सही है कि लुइपा सरहप्पा अदहमार पुष्पदंत, ये सही है कि पुष्पदंत सरहप्पा लुइपा अदहमार, ये सही है कि सरहप्पा लुइपा पुष्पदंत अदामार, ये सही है। तो आप बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट हो जाएगा? ध्यान से देखना, बताइएगा मेरे भाई, इसमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो बोलेंगे भैया इसमें देखो ध्यान से। अब एक तो सवाल ये, जस्ट इसके बाद एक और सवाल देखो लिया गया, बिल्कुल ये देखो, सरप्पा पुष्पदंत अदामार हेमचंद, ये एक रचना है। ध्यान देना, हेमचंद सरप्पा पुष्पदंत अदामार, पुष्पदंत सरप्पा, ये कौन सा ऑप्शन सही है? ये वाला भी देखो बिल्कुल अलग है, ये देखो बिल्कुल अलग है। तो आप बताएंगे कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा? ध्यान से देखना। तो बोलेंगे भैया सबसे पहला याद रखना, सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले सरप्पा है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आएंगे? दूसरे नंबर लुइपा आएंगे। और तीसरे नंबर मेरे भाई, तीसरे नंबर पुष्पदंत आएंगे। और चौथे नंबर पे कौन है? अधमाड़ है ना। ठीक है, इस बात को याद रखना। इसके बाद कौन से हैं? तो ध्यान से देखना, इसके जस्ट एकदम देखो यहाँ पे, इसके बाद कौन सा? इसके बाद हेमचंद है। इसके बाद कौन है? इसके बाद हेमचंद है, ये याद रखो, है ना। पहले नंबर पे कौन? सरप्पा, दूसरे पे लुइपा, ये 7वीं 8वीं शताब्दी की, ये 10वीं, ये 12वीं, ये 14वीं, है ना। ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, ये किस नंबर पे? 5वें नंबर पे। तो बिल्कुल इस क्रम को नहीं भूलेंगे, ये बार बार ऐसे ही क्रम आया हुआ है, सरप्पा लुइपा पुष्पदंत अदामार। जबकि ये देखो अगला सवाल देखेंगे, इसमें देखो क्या है, तो बिल्कुल एकदम रिलेट सवाल लिया हूं, सरप्पा है
और यहां से देखो क्या मेरे भाई, यहाँ पे देखो लुईपा थे, तो लुईपा को क्या किया, हटा दिया गया। ऐसा ही सवाल फिर से पूछा गया था, तो लुईपा बीच से हट गए। उसके बाद पुष्पदंत, देखो यहाँ पे, उसके बाद पुष्पदंत है ना, तो ये पुष्पदंत आ गए। ठीक है, उसके बाद अधयमार थे, फिर हेमचंद। यहाँ पे वहां पे डी ऑप्शन, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये आज आपके 20 सवाल पूरे हुए, बहुत ही कम समयों में। अब मुझे लगता है कि आप भी इस तरीके से सवालों को धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे, है ना। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं भैया, ऐसी वीडियो से डेली जुड़ने के लिए आप क्या करेंगे, हिंदी की पाठशाला के यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, ताकि आपको निर्धारित सुबह 6 बजे ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, है ना। और ये बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1.5 की स्पीड में, 2 की स्पीड में आप करके 15-20 मिनट आप दे सकते हैं, है ना। आप एक अच्छे तरीके से, ये 20 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहा है, तो आप 15 से 20 मिनट दे सकते हैं हमारे लिए, right? कि आप 15 से 20 मिनट दे करके डेली के डेली क्वेश्चनों के बारे में जान सकते हैं, और आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ये 20 क्वेश्चन डेली 6, है ना, सुबह AM 6 AM पर मिल जाएगा, मॉर्निंग में ही। तो आप क्या करेंगे, डेली वीडियो अगर आपको चाहिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, हिंदी की पाठशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं बिल्कुल सबसे पहले आपके पास सूचना पहुंचे। तो ठीक है, बस आज इतनी ही बड़ी क्लास रखेंगे। अगली क्लास के लिए हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।